इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है दिमाग की ताकत। इंसान की कोई सबसे बड़ी दौलत है तो वो है दिमाग। अगर दिमाग सही है तो इंसान अपने जीवन में खूब आगे बढ़ जाता है, और दिमाग सही नहीं है तो पीछे का पीछे रह जाता है। इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सबके पीछे किसका हाथ है? इसी दिमाग का हाथ है। आज हम दुनिया में इतनी समृद्धि देख रहे हैं, इतनी सुविधाएं देख रहे हैं, इन सब का अगर किसी ने आविष्कार किया है तो इसी दिमाग ने आविष्कार किया है। अरे यहाँ तक कि कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी दिमाग ने किया है। इसीलिए ये कंप्यूटरों का भी बाप है जिसने कंप्यूटर को पैदा किया है। तो आइए आज हम समझते हैं कि कैसे हम अपने इस दिमाग को आगे बढ़ाएं, कैसे हम बुद्धिमान बने। याद रखिएगा, हार्ट से तो शरीर चलता है, हार्ट से तो शरीर चलता है, पर दिमाग से जीवन बढ़ता है। दिमाग से जीवन बढ़ता है। शरीर की सारी गतिविधियां अगर कहीं से संचालित होती है तो इसी दिमाग से संचालित होती है। जैसे हाथ हिल रहा है, अंगुलियां हिल रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब किससे हो रहा है? इसी दिमाग से हो रहा है। अगर दिमाग की कोई एक नस भी प्रभावित हो जाए तो सारा शरीर प्रभावित हो जाता है, सारा शरीर हिल डुल जाता है। आपने बिजली के तारों को देखा होगा, जगह जगह बिजली के तार बिछे हुए हैं। हकीकत यह है कि इस धरती पर जितने बिजली के तार बिछे हुए हैं उससे ज़्यादा तारों का जाल हमारे दिमाग में बिछा हुआ है, उससे ज़्यादा जाल हमारे दिमाग में बिछा हुआ है। इसलिए ये सुपर कंप्यूटर है। हकीकत में इसका वजन तो केवल 1.25 किलो जितना ही होता है। इसका वजन केवल 1.25 किलो, यानी पूरे शरीर का केवल 2% जितना भार इस दिमाग का होता है। लेकिन हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 20% भाग केवल हमारे दिमाग को एनर्जी के रूप में ज़रूरत होती है। आज हम समझते हैं कि ये क्या है। हमारे दिमाग के 3 भाग होते हैं, हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर एक अधो मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क और नंबर 3 ऊर्ध्व मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं हमारे। नंबर 1 अधो मस्तिष्क, जिसे हम योग में दर्शन केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हाथ लगा कर देखिए, यहाँ पर हाथ लगाइए, ये हमारा अधो मस्तिष्क है, जिसे योग की भाषा में दर्शन केंद्र कहा जाता है, और इसका संबंध हमारे मन से होता है। फिर उसके बाद ये दूसरा जो सेंटर में मध्य मस्तिष्क, इसका संबंध हमारी बुद्धि से होता है, हमारे ज्ञान से होता है, और इसे योग की भाषा में ज्ञान केंद्र कहा जाता है। और तीसरा है ऊर्ध्व मस्तिष्क, ये हमारा, इसका संबंध हमारी चेतना से होता है, और इसको योग की भाषा में समाधि केंद्र कहा जाता है। तो इन 3 मस्तिष्क में जो मध्य मस्तिष्क है, जिसका संबंध बुद्धि से है, वो अगर जागृत हो जाए, उसका हम अगर सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम अपने मन को भी ठीक कर सकते हैं और अपनी चेतना को भी ठीक कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर है। आज हम इस सेंटर को समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, बुद्धि का इस्तेमाल किया तो 5वीं क्लास व्यक्ति भी घनश्याम दास बिड़ला बन गया, 10वीं क्लास व्यक्ति भी देश का सबसे अमीर धीरू भाई अंबानी बन गया। दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो नाटे कद का आदमी भी महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन गया। अगर व्यक्ति अपने इस बुद्धि का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसको जागृत करना शुरू कर दे, तो वो अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। एक चूरू में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी विश्व का नंबर 1 आयरन किंग लक्ष्मी विलास मित्तल अगर बना है तो इसी बुद्धि के चलते, इसी बुद्धि के चलते वो पूरी दुनिया का आयरन किंग बन चुका है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम अपने इस दिमाग को कैसे जागृत करें। अगर हमें सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब हमें कोई कहता अरे यार तू तो बड़ा बुद्धिमान है, तू तो बड़ा प्रज्ञावान है, बड़ा समझदार है, बड़ा होशियार है। जब कोई हमें ये कहता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, बहुत आनंद आता है कि अरे वाह मैं बुद्धिमान हूँ। हाँ, आज हम समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं हैं, और अगर हम अपनी बुद्धि को जागृत करना चाहें तो कैसे हम अपनी बुद्धि को
जागृत कर सकते हैं। बुद्धि लोहे की तरह होती है। किसकी तरह? लोहे की तरह होती है। अगर लोहे का इस्तेमाल नहीं करो तो जंग लग कर के लोहा खत्म हो जाता है। तो हर प्राणी में, इस दुनिया का कोई भी इंसान हो, सब में बुद्धि समान होती है। ऐसा नहीं है कि किसी में बुद्धि कम होती है और किसी में बुद्धि ज़्यादा होती है। बुद्धि सब में समान होती है। अगर फर्क कहीं होता है तो उसका इस्तेमाल करने में फर्क होता है। जो बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं वे आइंस्टीन बन जाते हैं, और जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वे नटवरलाल रह जाते हैं। जो बुद्धि का सही इस्तेमाल कर देते हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, और जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं। तो बुद्धि सब में समान है, पर फर्क केवल उसको जागृत करने का है। जैसे हम पेंसिल को कैसे शार्पनर में डाल करके उसको तीखा बनाते हैं, वैसे ही बुद्धि को भी तीखा बनाने की जरूरत है। वैसे ही बुद्धि को भी तीखा बनाने की जरूरत है। मैं तो माताओं से कहूँगा, बहनों से कहूँगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उस समय आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे, कुछ भी याद कराएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अभी कुछ समय पहले एक बच्चा हमारे पास आया, उम्र केवल 3 साल, और पूरा प्रतिक्रमण याद। जिसको बोलना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको लिखना नहीं आता, लेकिन सुन सुन के दिमाग इतना शार्प होता है कि सुन सुन के उसने पूरा प्रतिक्रमण याद कर लिया, पूरा भक्तामर याद कर लिया। 4 साल का बच्चा, उसको बोलो कि 23वीं गाथा बोल, 23वीं गाथा शुरू, 47वीं गाथा बोल, 47वीं गाथा शुरू। तो मैं माताओं बहनों से कहूँगा, जो जब बच्चा छोटा होता है, अगर आप उसको कुछ भी याद कराना चाहें तो वो बहुत आराम से याद कर सकता है। तो इसलिए आज हम समझते हैं कि इसका रहस्य क्या है। हमारी बुद्धि 2 तरह की होती है, नंबर 1 सद्बुद्धि और नंबर 2 दुर्बुद्धि। नंबर 1 सद्बुद्धि और नंबर 2 दुर्बुद्धि। इसीलिए तो कहावत चल पड़ी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है तो उसका विनाश काल आ जाता है। जब हमारी बुद्धि विपरीत होती है तो हमारा विनाश होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि अयोध्या में सद्बुद्धि का साम्राज्य था, लेकिन एक दिन सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि ये दोनों सगी बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन जहाँ सद्बुद्धि रहती है वहाँ पर दुर्बुद्धि नहीं रहती, और जहाँ दुर्बुद्धि आती है वहाँ से सद्बुद्धि चली जाती है। तो एक बार सद्बुद्धि ने अपनी बहन से कहा कि मुझे 1 दिन का काम है, मुझे कहीं जाना है, तू 1 दिन के लिए यहाँ पर मेरा काम संभाल ले। दुर्बुद्धि ने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगी, और 1 दिन के लिए दुर्बुद्धि अयोध्या में आ गई और कैकेयी के जबान पर बैठ गई। 1 दिन की दुर्बुद्धि ने पूरे अयोध्या का ही विनाश कर दिया। 1 दिन की दुर्बुद्धि शकुनी के जीव पर आ गई और कौरवों का विनाश हो गया। तो इसलिए अपने जीवन में हमें दुर्बुद्धि को जीवन से हटाना है और अपने जीवन में सद्बुद्धि को बढ़ाना है। जब भी आप मंदिर में जाएं, जब भी प्रभु से प्रार्थना करें तो ये एक लाइन की प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, जब तक मैं जीऊं मेरी मति सन्मति रहे। जब तक मैं जीऊं मेरी मति सन्मति रहे, जब तक मैं जीऊं मेरी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी गति सद्गति हो जाए। इसलिए अपने जीवन में सद्बुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मालूम है, जब दीपावली आती है और हम खाता बही डालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले। कैसी? अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले। अभय कुमार सद्बुद्धि के आदर्श हैं। उन्होंने सद्बुद्धि के द्वारा अनार्य देश में रहने वाले आद्र कुमार का भी कल्याण कर दिया, रोहिणी चोर का भी उद्धार कर दिया। न जाने कितने कितने लोगों का उन्होंने अपनी सद्बुद्धि के द्वारा उद्धार कर दिया, और अंत में खुद भी दीक्षा लेकर के अपना खुद का भी कल्याण कर लिया। तो कहते हैं कि राजा श्रेणी के पुत्र अभय कुमार जो महामंत्री थे, एक बार राजा ने अभय कुमार से कहा कि अपना जो बगीचा है उस बगीचे में रोज आम की चोरी हो रही है, रोज आम की चोरी हो रही है। द्वारपाल ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं चलता, मैं तो बिल्कुल
सजग रहता हूँ, फिर भी पता नहीं आम की चोरी कैसे हो जाती है। अभय कुमार को कहा गया, अभय कुमार ने कहा ठीक है हम पता करते हैं। और अभय कुमार ने 2 गुप्तचर भेजे और कहा कि पूरे राज्य में पता करके आओ कि आम की चोरी कौन कर रहा है। और उसका सीधा सरल राज है कि जिस घर के बाहर आम की गुठली मिल जाए तो समझ लेना वही व्यक्ति आम की चोरी कर रहा है। और कहते हैं कि पता चल गया, उस व्यक्ति को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तूने आम की चोरी की, और उसने अपना अपराध कबूल कर दिया। कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको बार बार एक ही इच्छा हो रही है आम खाने की, आम खाने की। तो अभी आम तो मिलते नहीं हैं, तो मेरे मन में आया कि क्या करूं। तो मुझे याद आया कि अपना जो राजा का बगीचा है उसमें आम के पेड़ है और उसमें आम लगे हुए हैं। तो मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि जैसे ही मैं आम के पेड़ के पास खड़ा होता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे हाथ में आम आ जाए, तो तुरंत मेरे हाथ में आम आ जाते हैं। जब राजा ने सुना कि ये आम की चोरी करता है तो राजा ने उसे मृत्युदंड, फांसी दंड दे दिया। जैसे ही उसको फांसी दंड सुनाया गया तो मंत्री अभय कुमार ने कहा कि राजन, आप इसको फांसी की सजा तो भले ही दे दीजिए, लेकिन इसके पास जो ये विद्या है, ये जो अनमोल विद्या है, कम से कम ये तो पहले ले लीजिए, नहीं तो ये मर गया तो इसके साथ ये विद्या भी खत्म हो जाएगी। राजा ने कहा बात तो सही है, और राजा ने उसको अपने राज दरबार में बुलाया। राजा जी अपने सिंहासन पर बैठ गए और वो व्यक्ति नीचे बैठ गया, और उस व्यक्ति ने राजा को वो मंत्र सिखाना शुरू कर दिया। बार बार कोशिश हो रही है लेकिन राजा के दिमाग में वो मंत्र चढ़ ही नहीं रहा है। फिर अभय कुमार को बुलाया गया कि ये मंत्र मेरे दिमाग में क्यों नहीं चढ़ रहा है। तब अभय कुमार ने कहा कि ज्ञान हमेशा विनम्रता से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान हमेशा विनम्रता से प्राप्त किया जाता है। आप तो बैठ गए ऊपर और इनको बिठा दिया नीचे, जिससे ज्ञान लेना है वो अपना गुरु और गुरु को बिठा दिया नीचे, तो ज्ञान कैसे आएगा। तो क्या किया जाए, कहा कि इसको ऊपर बिठाइए और आप नीचे बैठिए, तभी ये विद्या आएगी। और कहते हैं कि राजा नीचे बैठ गया और उस व्यक्ति को ऊपर बिठा दिया गया, और तुरंत वो विद्या उनके दिमाग में आ गई। और फिर राजा ने कहा कि इसको फांसी दंड दे दिया जाए। फिर अभय कुमार आया और कहा कि जिससे ज्ञान सीखा है उसी को फांसी दंड दे रहे हो, ये तो घोर अपराध है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको सजा मुक्त कर दिया गया। इसे कहते हैं सद्बुद्धि का कमाल, इसे कहते हैं सद्बुद्धि का कमाल। विद्या भी आ गई और किसी मरते हुए व्यक्ति को भी बचा लिया। तो ये हमारी सद्बुद्धि, इसका बहुत बड़ा जबरदस्त चमत्कार होता है। एक बार क्या हुआ, एक युवक कोई बिना कारण ही उसको जेल की सजा हो गई, तो उसके पिता ने उसको कागज लिखा और कहा कि बेटा 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 अपना खेत बहुत बड़ा है, उस खेत को जोतना है, उसमें आलू बोने हैं, लेकिन मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं इतने बड़े खेत को खोद नहीं सकता हूँ, खेत की बुआई नहीं कर सकता हूँ, अब तू बता क्या करूँ। जैसे ही ये कागज बेटे के पास पहुँचा तो बेटे ने वापस लिखा, पिताजी भूल चूक के खेत की खुदाई मत करना, भूल चूक के खेत की खुदाई मत करना, क्योंकि उसमें हथियार छिपे हुए हैं, उसमें मैंने हथियार छिपाए हैं, अगर पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे फांसी हो जाएगी। और कहते हैं कि वो वापस उसने कागज में लिख करके वापस कागज पापा जी को रवाना कर दिया। तो सबसे पहले वो कागज पुलिस वालों के हाथ में था, तो पुलिस वालों ने खोल करके देखा तो पुलिस वालों को पता चला, अरे इसके खेत में तो हथियार छिपाए हुए हैं। पूरा पुलिस दल अपने बल के साथ खेत में पहुंचा और सारे खेत को खोद डाला, लेकिन हथियार कहीं नहीं मिले। फिर बेटे ने वापस कागज लिखा और कहा कि पापा जी जेल में रहकर मैं आपका इतना काम ही कर सकता हूं, मैं जेल में रहकर के आपका इतना काम कर सकता हूं। यह है बुद्धि का कमाल, यह है बुद्धि का चमत्कार। अगर बुद्धि होगी तो इंसान विपरीत परिस्थिति में भी समाधान निकालने में सफल हो जाएगा, और बुद्धि नहीं होगी तो हमारा ही नाश हो जाएगा। एक कंपनी ने विज्ञापन दिया कि हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं
देख सकता। एक व्यक्ति ने विज्ञापन पढ़ा, अच्छा ऐसी चीज है, अरे ये चीज तो मुझे मंगानी चाहिए, कीमत लिखी हुई 10,000 रुपये। उसने तुरंत कंपनी के खाते में 10,000 डाले और कहा कि ये चीज मुझे भेज दो। 3 दिन के बाद पार्सल आया और जैसे उसने पार्सल खोला तो उसमें से बुर्का निकला। क्या निकला? बुर्का निकला। इसको पहनकर आप तो पूरी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। उसने अपना माथा। तो कहने का मतलब हमें अपनी बुद्धि का सार्थक इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही उपयोग करने की कला हमारे भीतर में जरूर होनी चाहिए। अब हम बुद्धिमान कैसे बने, इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बुद्धिमान के लक्षण क्या होते हैं, कौन बुद्धिमान है और कौन बुद्धिमान नहीं है। इसके लक्षण मैं आपको बताता हूं। पहला लक्षण है कि बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी काम करेगा, कुछ भी बोलेगा तो करने से पहले और बोलने से पहले सोचेगा। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला क्या लक्षण है? करने और बोलने से पहले सोचना, पहले सोचना फिर उसके बाद बोलना। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बिना सोचे समझे ही बोल देता है, कर देता है और फिर उसके बाद जीवन भर पछताता रहता है। तो नंबर 1, कुछ भी करें, कुछ भी बोलें तो उससे पहले सोच लें कि ये बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा लक्षण है, वो हमेशा ज्ञानी लोगों की संगति में रहा करता है, हमेशा प्रज्ञावान लोगों की संगति में रहा करता है। तीसरा लक्षण है सीखते रहना, वो हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या लक्षण है? वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जैसे ही सीखना बंद कि जीवन में तरक्की होना बंद। इसलिए जीवन भर सीखते रहें, चाहे आप व्यापारी ही क्यों ना है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पर क्यों ना है, चाहे आप घर में गृहिणी या महिला ही क्यों ना है, सीखते रहें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। एक बार जरासंध ने अपने गुरु द्रोण से पूछा कि आपके पास अर्जुन ने भी पढ़ाई की और मैंने भी पढ़ाई की, लेकिन अर्जुन तो महान धनुधारी बन गया और मैं सामान्य धनुधारी ही रह गया, इसका पीछे क्या कारण है? तब गुरु द्रोण ने कहा इसके पीछे एक ही कारण है और वो ये है कि मैंने तुझे भी पढ़ाया, इसको भी पढ़ाया, लेकिन तूने तो संतोष कर लिया। मैंने तुझे जितना पढ़ाया तूने उसी में संतोष कर लिया, लेकिन अर्जुन ने अपने ज्ञान में संतोष नहीं किया, वो और सीखता रहा और अभ्यास करता रहा। परिणाम ये आया कि तुम तो सामान्य धनुधारी रह गए और वो विश्व का सबसे महान धनुधारी बन गया। यानी सीखते रहना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति का अगला लक्षण है कि वो हर काम स्मार्ट तरीके से करता है, श्रेष्ठ तरीके से करता है, अच्छे तरीके से करता है। जो भी काम करो, हमारे भीतर में जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, वो पूरा लगा के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करने का प्रयास करो। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हर काम हमारा बोलना चाहिए, हर काम हमारा बोलना चाहिए। और अगला लक्षण है वो दिन भर का वापस मूल्यांकन जरूर करता है कि आज मैंने जो पूरा दिन व्यतीत किया, इसमें मेरे कहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई, कहाँ कहाँ मुझे वापस सुधार करना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति का अगला लक्षण है वो कभी मुसीबत से नहीं घबराता है, मुसीबत से कभी नहीं घबराता है। मुसीबत आने पर उसका सामना करता है, उसका समाधान निकालता है। और बुद्धिमान व्यक्ति का अगला लक्षण है वो कभी भी गुप्त बात प्रकट नहीं करता है, चाहे खुद के जीवन से जुड़ी हुई हो, चाहे परिवार के जीवन से जुड़ी हुई हो, गुप्त बातें कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। और उसका अगला लक्षण है कि वो अपनी कमजोरी हर किसी को नहीं बताता है। और अंतिम लक्षण है जब भी अपनी बात कहता है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, समय को देख करके अपनी बात किया करता है। तो अब हम बुद्धिमान कैसे बने, उससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, कौन से काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उससे हमारी बुद्धि पर दोष लग जाता है, हमारे ज्ञान में अंतराय आ जाता है। और वो पहला है कि हमें विनय रहित होकर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पहला क्या है? विनय रहित होकर के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चों की क्या आदत है, सोफे पर पांव पसार लेंगे और किताब ऐसे रख लेंगे और पढ़ना
शुरू करेंगे अविनय से कभी पढ़ाई न करें, क्योंकि अविनय प्राप्त किया गया ज्ञान कभी परिणाम नहीं देता है। जब भी पढ़ें विनय पूर्वक पढ़ें। और दूसरा है जिनसे भी पढ़ा है उनका कभी अनादर ना करें। जिनसे भी हमने कुछ भी सीखा है, अगर एक लाइन भी सीखी है तो उनका हमारी ओर से कभी अनादर नहीं होना चाहिए। तीसरा है अपनी ओर से कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान पर अंतराय आ जाता है और फिर जल्दी से हमें सद्ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और अगला निवेदन है कि कभी भी गंदी जगह न तो पढ़ना चाहिए, न किताब रखनी चाहिए। कहीं पर गंदगी है और हम वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर किताबें रख देते हैं, इससे भी ज्ञान में अंतराय आता है। और अगला निवेदन है कभी भी ज्ञानी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, कभी भी ज्ञानी से ईर्ष्या, कभी ज्ञानी से द्वेष नहीं करना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि पर जंग लग जाता है। और अगला निवेदन है कभी किसी को पढ़ने लिखने में विघ्न नहीं डालना चाहिए। जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है और हम उसमें टांग अड़ा देते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं, अरे ये कहीं लगा रखे, अरे ये कहीं किया। कोई पढ़ रहा है, लिख रहा है तो उसमें विघ्न मत डालिए, उसको शांति से धीरज से उसको पढ़ने दीजिए। और अगला निवेदन है अपनी ओर से कभी भी कुतर्क मत कीजिए। हम लोग क्या है, कुतर्क बहुत ज्यादा करते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। कुतर्क मत कीजिए, तर्क कीजिए लेकिन कुतर्क मत कीजिए। और अगला निवेदन करूंगा कि ज्ञान की चीजों का कभी भी अपमान मत कीजिए। हम लोग बड़े विचित्र हैं, जो भी ज्ञान की चीजें हैं या तो उसको सिर के नीचे रख करके सो जाते हैं, या उस पर पैर लगा देते हैं, थूक लगा देते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए, उसके पास सो जाते हैं या फिर उसका उपयोग खाने पीने की चीजों में उपयोग कर लेते हैं। ज्ञान की चीजों का कभी अपमान मत कीजिए। अब हम ये समझते हैं कि हम किस तरह से अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। याद रखिएगा, कभी भी गूंगा या कोई तोतला है तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कोई गूंगा या तोतला है तो उसकी कभी हंसी मत उड़ानी चाहिए। बाड़मेर की घटना है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां से सांप आया। तो व्यक्ति ने कहा अरे ठहर ठहर, सांप आ गया, अरे अभी बात मत कर। उसने कहा आया तो क्या हुआ, सांप तो गूंगा होता है, सांप तो बहरा होता है, आ गया तो आ गया। और जैसे ही उसने ये बोला कि सांप ने फट से ऐसा फनकार मारा, और जो व्यक्ति ऐसा बोला था वो गूंगा हो गया, वो बहरा हो गया। और आज भी वो व्यक्ति गूंगा और बहरा ही अपना जीवन जी रहा है। एक छोटी सी घटना, किसी का अपमान, अपनी ओर से कभी किसी, कोई गूंगा है या बहरा है, अपनी ओर से कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब हम बुद्धिमान कैसे बने, तो नंबर 1 बुद्धिमान बनने का पहला मंत्र है पौष्टिक भोजन लीजिए। कौन सा भोजन, पौष्टिक भोजन। जैसे सुबह सुबह अगर हमारी आदत है पराठा खाने की, खाखरा खाने की, ब्रेड खाने की, तो प्लीज ये आदत हटाइए। अगर सुबह सुबह लेना है तो नंबर 1 ताजे फल खाइए, ताजे फल खाइए। रात को भिगोए हुए कागजी बादाम, जो लकड़ी वाले बादाम आते हैं ना, लकड़ी वाले जो हम चौमासे में उपयोग करते हैं, वो सबसे ज़्यादा दिमाग के लिए श्रेष्ठ हुआ करते हैं। तो छोड़ा हटाया और बादाम निकाले, रात को भिगोए और सुबह उठ करके 10 बादाम 15 बादाम उसको चबा चबा कर खाइए, और उसके ऊपर 1 गिलास शुद्ध दूध पी लीजिए। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि हमेशा शार्प बनी रहेगी। और अगला निवेदन करूंगा, जब सर्दी आए तो तिल और गुड़ का यूज कीजिए। क्या, तिल और गुड़, इससे भी हमारी बुद्धि बढ़ती है। और अलसी के बीज जो आते हैं उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और अगला है अखरोट। अखरोट आपने देखा है, अखरोट, अखरोट की संरचना बिल्कुल दिमाग की तरह ही होती है, जैसा हमारा दिमाग होता है वैसा ही अखरोट हुआ करता है। तो रात को अखरोट को भिगो करके सुबह 5-6 अखरोट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आपका दिमाग और आपकी बुद्धि शार्प रहेगी। और अगला निवेदन करूंगा कि अगर आप बच सकते हैं तो गुस्सा, चिंता, तनाव, इससे हमेशा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को अवरुद्ध कर देते हैं, हमारी बुद्धि को अवरुद्ध कर देते हैं, बुद्धि को सौंख लेते हैं। तो चिंता, तनाव, गुस्सा, इनसे अपने आप को हमेशा दूर रखिए, तो आपका दिमाग हमेशा अच्छा बना हुआ रहेगा। और अगला बुद्धि बढ़ाने का जो मंत्र है वो है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ
नया सीखते रहिए। जैसे आपको भोजन में रुचि है तो हमेशा नया और नया क्या आइटम बना सकते हैं, उसमें नया नया सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको खेल में रुचि है तो नया नया गेम खेलने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको भाषा में रुचि है तो नई नई भाषा सीखने की कोशिश कीजिए। जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे जो दिमाग की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब एक्टिविटी बढ़ती है तो हमारा दिमाग जागृत होना शुरू हो जाता है, बुद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगला निवेदन करूंगा, सवाल जरूर पूछिए, सवाल जरूर पूछिए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो सवाल पूछिए। लोग क्या है, सुन लेते हैं, कोई चीज़ समझ में भी नहीं आती तो उस पर गौर नहीं करता, ठीक है हो गया हो गया। सवाल पूछते रहिए। अगर आप सवाल पूछेंगे तो एक बार मूर्ख बनेंगे, और सवाल नहीं पूछेंगे तो जिंदगी भर मूर्ख बने रहेंगे। तो जब भी लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो तुरंत सवाल पूछने की आदत रखिए कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतने से उतना आपका ज्ञान और दिमाग, आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी। और अगला निवेदन करूँगा कि जब भी पढ़ें तो एकाग्रतापूर्वक पढ़ें। जब भी पढ़ें एकाग्रतापूर्वक पढ़ें, पूरा डूब करके पढ़ें। बिखरे मन से 10 घंटे पढ़ने की बजाय तो एकाग्र मन से 2 घंटे पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी पढ़ें तो ऐसा नहीं इधर उधर ध्यान इधर उधर है, मोबाइल में है, तो हम पढ़कर भी कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों से कहिए कि जब भी पढ़ें तो पूरा डूब करके, पूरा लीन होकर के, पूरा तल्लीन होकर के पढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि याद रखिएगा, खेत उसी का होता है जो जोतता है, भगवान उसी का होता है जो भजता है, वैसे ही ज्ञान उसी का होता है जो डूब करके विद्यार्जन किया करता है। जो डूब करके विद्यार्जन किया करता है, ज्ञान उसी का होता है। और अगला जो मैं निवेदन करूंगा वो है, थोड़ी देर योग करने की आदत जरूर डालें। और सबसे अच्छा है वह त्राटक। क्या है? त्राटक। यानी योग में त्राटक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है बुद्धि को शार्प करने के लिए। त्राटक का मतलब होता है कि अपने सामने कोई दीपक जला दिया और उस दीपक की लो पर हम लगातार देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लगातार देखते जा रहे हैं। जब हम लगातार देखते हैं तो जो हमारा ये तीसरा नेत्र होता है ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये जो हमारा ज्ञान केंद्र है ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो आप चांद पर ध्यान कर सकते हैं, उगते हुए सूरज पर ध्यान कर सकते हैं, किसी ज्योति पर ध्यान कर सकते हैं। अगर आप लगातार 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट उसको लगातार देखते चले जाएंगे तो मान कर चलिए आपका तीसरा नेत्र एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और अगला निवेदन है, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। मैंने अनेक घरों में देखा है कि माताएं अपने बच्चों को कहती है, अरे तेरे में तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, अरे तू तो कुछ भी करना नहीं जानता है, अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। ऐसा बोल करके हम अपने बच्चों का मनोबल कमज़ोर कर देते हैं। और जब मनोबल कमज़ोर हो जाता है तो उनका दिमाग भी धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो खुद भी सकारात्मक रहिए, और जब भी अपने बच्चों को भी बोलें तो हमेशा सकारात्मक वर्ड बोलिए, सकारात्मक शब्द बोलिए। अरे तू बहुत अच्छा कर रहा है, अरे तू बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तू बहुत अच्छा लिख रहा है, तू बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। तो सकारात्मक शब्द सुनकर के व्यक्ति का दिमाग हमेशा एक्टिव और सक्रिय बना रहता है। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वह है, ज्ञान के प्रति हमेशा गंभीर रहिए। ज्ञान के प्रति हमेशा गंभीर रहिए। मारवाड़ी में कहावत है, पैसा वही जो अंटी में और ज्ञान वही जो कंठी में। पैसा वही जो अंटी में, बैंक में कितना ही पैसा पड़ा है लेकिन मुसीबत आएगी तो काम आएगा, जो जेब में है वही काम आएगा। तो मतलब पैसा वही जो अंटी में और ज्ञान वही जो कंठी में। तो जब भी ज्ञान प्राप्त करें तो पूरे गंभीर होकर के ज्ञान के प्रति हमेशा गंभीर बनकर के रहें। अंतिम सांस तक स्वाध्याय करने की आदत, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत जरूर रखें। आप जितना पढ़ेंगे, जितना चिंतन मनन करेंगे, उतना ही आपका दिमाग, आपकी बुद्धि हमेशा शार्प बनी हुई रहेगी। याद रखिएगा, जैसे बिना खुशबू के फूल बेकार होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के इंसान भी बेकार हो जाता है। तो पढ़ने की आदत रखिए और गंभीर होकर के पढ़िए। हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभ जी अपने जीवन से जुड़ी हुई घटना बताते हैं कि जब वो 9वीं क्लास में थे तो ज्ञान के प्रति लापरवाही बरते थे, और परिणाम आया कि उनके सप्लीमेंट्री आ गई। तो उनके टीचर ने उनको बुलाया और कहा कि अरे मालूम है, तुम्हारा बड़ा भाई जो मेरा मित्र है वो इसलिए हमारे साथ चायबाजी नहीं करता, गप्पेबाजी नहीं करता,
समोसे वगैरह नहीं खाता कि मैं अगर ऐसे पैसे खर्च करूंगा तो अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई कैसे करवा पाऊंगा, और तुम ऐसा परिणाम ला करके देते हो। और कहते हैं, गुरुजी बताते हैं कि मैंने मास्टर जी के वो 2 शब्द सुने और मेरी चेतना हिल गई, और उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि आज के बाद फर्स्ट क्लास से पास कम होना तो चुल्लू भर पानी में डूबने के समान है। और वो ज्ञान के प्रति गंभीर हो गए, इतने गंभीर हुए, इतने गंभीर हुए, इतनी गंभीर हुए कि 9th क्लास सप्लीमेंट्री से पास करने वाला बच्चा आज 500 किताबों का लेखक है, और दुनिया भर के लोग उसकी किताबें प्रेम से पढ़ते हैं। तो ये है ज्ञान के प्रति गंभीरता। अगर हम गंभीर होकर के ज्ञानार्जन करेंगे तो मानकर चलिए हमारे जीवन में हमेशा बुद्धि जागृत रहेगी, एक्टिव रहेगी, और हम हमेशा बुद्धिमान बने हुए रहेंगे।